रीमा कहिएगा, ब्रेक से पहले फ़खर ने बहुत सारी ऑब्जेक्शंस उठाई हैं और भट्टी साहब कहते हैं कि पक्का काम कर दिया है हुकूमत ने। क्या वाकई में ये जो 239(6) जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर रहे थे, कोई गुंजाइश नहीं निकलती? नहीं लीना, मैं फ़खर से बिल्कुल एग्री नहीं करती। देखिए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनकी इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने की है। मतलब मैं आपको फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि स्पीकर का या पार्लियामेंट की जो इंटरनल कार्रवाई है, स्पीकर के फैसले हैं, वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकते। लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन स्पीकर ने डिसमिस किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुना? अगर वो प्योरली आइन के टेक्स्ट पे जाते तो वो नहीं सुन सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदनीयती पे या जो इंसानी हुकूक के खिलाफ स्पीकर के फैसले होंगे वो अदालत रिव्यू उन्हें कर सकेगी, राइट? सो 239 का भी मामला ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी मैंने जिनका हवाला दिया 18वीं 21वीं तरमीम की फुल कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, इसमें मेजॉरिटी जजेस ने कहा कि आप सब्सटैंटिव ग्राउंड्स पे भी रिव्यू कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। उससे पहले ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का, इस तरह की प्रोविजंस इंटरप्रेट करने का तरीका है कि प्रोसीजरली साउंड होनी चाहिए वो अमेंडमेंट्स। जिस तरह से वो प्रोसेस जो उनका है वो साउंड होना चाहिए, कोई बदनीयती नहीं होनी चाहिए, ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए उस इदारे के पास जो एक कुछ काम कर रहा है। तो इन सब को नजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन पूरी तरह से प्रोसीजरल सब्सटैंटिव मामलात में बात नहीं हो जाती। सो दिस इज व्हाई, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की इंटरप्रिटेशन देनी है तो उन्हें ये पिटिशन सुन के फिर कहना होगा कि हमारे ये इख्तियारात हैं, इससे हम तजावुज नहीं कर सकते, ये लिमिटेशंस हैं हमारी रिव्यू पे। तो ये कहना कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है जस्टिस मंसूर अली शाह इन पिटिशंस के सुनने को कह के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। दूसरी चीज ये कि अगर आप जी ऑफ कोर्स मैं तीनों सवालों के जवाब दे दूं। फिर दूसरी बात जो फ़खर कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेनिफिशरी हैं, वो कैसे ये मुतालबा कर सकते हैं? देखिए, फिर तो आप कहें जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो कैसे किसी भी बेंच में बैठ सकते हैं जो 26th अमेंडमेंट या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई से रिलेटेड हो, क्योंकि वो भी बेनिफिशरी है, वो चीफ जस्टिस बने 26th अमेंडमेंट के बाद, राइट? फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो भी बेनिफिशरी है, वो तो क्रिएशन है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। तो अगर इस तरह के आप एतराज़ात करने लग जाए कि आप एक लेटर भी नहीं लिख सकते अपने चीफ जस्टिस को अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस करने के लिए, वो ही आपने बना दिया कि जज बीइंग कि आप अपने ही मैटर में जज बन रहे हैं, तो फिर तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच आई कांट इमेजिन जो इन केसेस को सुन सकता है, या कोई भी जज जो मुतालबा कर सकता है कि ये केसेस सुने जाएं, क्योंकि इवेंचुअली वो कौन सुनेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई विक्टिम है या कोई बेनिफिशरी है 26th अमेंडमेंट का। आखिरी बात अलीना, मैंने जब कहा कि कुछ गैर आईनी नहीं हो रहा लेकिन प्रोप्राइटी के खिलाफ है, तो इसको इतना मेरा ख्याल है डाउन प्ले नहीं करना चाहिए इस बात को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चलती है, उसकी जो फाउंडेशन है वो प्रोप्राइटी है कि वो किस तरह काम करती है, क्या वो ट्रांसपेरेंट तरीका है, क्या वो इंटेग्रिटी नजर आती है उसमें इंडिपेंडेंस नजर आती है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जब जस्टिस बंदयाल 3 बेंचेस जजेस के वही बेंचेस बना रहे थे, हम ख्याल बेंचेस, वो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन तनकीद उन पे कितनी हुई, उसने सुप्रीम कोर्ट को कितना डैमेज किया, क्योंकि वो प्रोप्राइटी के खिलाफ था, वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के खिलाफ था। तो इस वक्त जिस तरह सुप्रीम कोर्ट फंक्शन कर रही है, आईनी बेंचेस फंक्शन कर रहे हैं, शायद उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही ऐसी आपने बनाई है। लेकिन अगर वो प्रोप्राइटी, इंडिपेंडेंस, इम्पार्शियलिटी के खिलाफ है तो उसको हमें अंडरप्ले नहीं करना चाहिए कि तो छोटी सी बात है। फॉर द जुडिशरी ये एक बहुत फंडामेंटल बात है। फ़खर अलीना, मैं जस्ट एक बात जो रीमा कह रही हैं कि एग्जांपल दी उन्होंने स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग के हवाले से कि पार्लियामेंट की कोई भी जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखें, जो उस टाइम जो कासिम सूरी की रूलिंग थी वो सिर्फ एक पार्लियामेंट के उसके हवाले से नहीं थी, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी जो कि उन्होंने पूरी नहीं की थी, तो इस वजह से वो उसको चैलेंज किया गया था। अदरवाइज़ जो पार्लियामेंट की एक और जो प्रोसीडिंग्स होती है वो डिफरेंट है। जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट की खिलाफ वर्जी की थी वो उस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दिया था, ऐसा नहीं था कि जो इन्होंने Precisely, you're right. You absolutely. So this is something जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में फैसला किया ना कि क्यों स्पीकर की रूलिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की खिलाफ वर्जी थी। तो अगर आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट सुन ही नहीं सकती, तो ये फैसला कौन करेगा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी या नहीं? यही पिटिशंस जो 26th अमेंडमेंट के खिलाफ हैं वो ये बात कर रही हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं
एक आईनी अमेंडमेंट पास करने के लिए वो पूरी नहीं की गई, उसमें ही कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है। इसलिए ये बहुत अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ये सुने और जो उनके रिव्यू के पावर्स हैं, 239 की इंटरप्रिटेशन है, उसको मजीद क्लैरिफाई करे। लेकिन फखर, आप प्लीज वो 18th 21st अमेंडमेंट की जजमेंट पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटेटिव एक मेजॉरिटी जजेस की फुल कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, जो आप कह रहे हैं उससे अच्छा, फखर का एक और सवाल भी है। रीमा, मेरा ये क्वेश्चन है कि देखें, वो जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो एक डिफरेंट थी, लेकिन जो आइन में एक वाजे है 239 5 और 6 में कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो ये दोनों में आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगी? जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी जिसकी आपने एग्जांपल नहीं, उसके अंदर भी अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें, उसके अंदर अगर आप उसको इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट वो भी पिटिशंस जो गई सुप्रीम कोर्ट, ऐसे वो तो सुओ मोटो था, सुप्रीम कोर्ट वो ले ही नहीं सकता था, क्योंकि आप जिस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं इस तरह की जो आप क्लॉजेस कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं जो बार करते हैं अदालतों की जुरिस्डिक्शन को, इस तरह नहीं पढ़ा जाता। और ऑलरेडी मैं आपको कह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट मौजूद है 18th 21st अमेंडमेंट की, उसके अंदर 239 की इंटरप्रिटेशन मौजूद है, आप वो पढ़ लीजिए। जो आप एतराज उठा रहे हैं वो हमारी जूरिस्प्रूडेंस उससे एग्री ही नहीं करती। चले उसको पढ़ के हम दोबारा भी करेंगे। मेरे पास 239 को तो नहीं पढ़ेंगे, हम ये भी पढ़ेंगे कि अदालत ने उसको किस तरह इंटरप्रेट किया है, फिर ही समझ आएगी हमें कि वो अमेंडमेंट वो इसी से मुताल्लिक मेरे पास एक और भी सवाल है, लेकिन शहजाद पहले कुछ ऐड करना चाहते हैं। शहजाद जी, मेरे ख्याल से ये डिबेट हम पहले भी कर चुके हैं। रीमा ने तो सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया, लेकिन अगर कोई बुनियादी स्ट्रक्चर को आप चेंज करते हैं, कल को अगर पार्लियामेंट ये कानून पास कर दे कि सिर्फ खवातीन वोट दे सकती हैं पाकिस्तान में और मर्द हजरात नहीं देंगे, तो फिर हम क्या ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता? या कल को ये अमेंडमेंट आ जाए कि तालीम जो है वो अब जरूरी नहीं है और किसी को तालीम नहीं दी जाएगी, तो क्या ये फंडामेंटल जो आप स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उसको जाके चेंज ही नहीं किया जा सकता? तो मेरे ख्याल से इस तरह का ब्लैंकेट डिसअप्रूवल कि आप उसको जाके देख ही नहीं सकते, ये तो नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो तो इटसेल्फ तीनों मेंबरान को ये इख्तियार देती है कि वो कमेटी की मीटिंग भी कॉल अप कर सकते हैं, मेजॉरिटी अगर उनके साथ हो। तो यहाँ पे मंसूर अली शाह उस कमेटी का हिस्सा है, और अगर वो कह रहे हैं और वो जेसीपी का भी हिस्सा है, तो वो लेटर लिख रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहीं अपने ओथ की खिलाफवर्जी की है। इनफैक्ट आपको याद होगा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पहले आया था 2023 में, तो जस्टिस बंदियाल साहब ने उस पर एक स्टे ऑर्डर दे दिया था। तो उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जो कि पहले भी कई मामलात पे खत लिख चुके थे, हम ख्याल बेंचेस के हवाले से दीगर जजेस खत लिख चुके थे, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने खत लिखा था और ये कहा था कि मैं किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा तब तक मैं चेंबर में काम करूंगा। तो मेरे ख्याल से ये खत की रिवायत तो पुरानी है। अगर हम कह रहे हैं कि काजी फाइज ईसा साहब ने भी उसका खत लिखा था तो वो कोई गैर आईनी काम था या उनके ओथ की खिलाफ वर्जी थी, मुझे नहीं लगता कि दुरुस्त है। इस पे आप डिबेट कर सकते हैं। खत व किताबत का जो सिलसिला है बहुत ज्यादा हो चुका है, क्या मामला इंटरनली रिजॉल्व करना चाहिए या ये खत पब्लिक होने चाहिए, वो एक अलग बहस है मेरे ख्याल से। लेकिन ये लेटर्स तो पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कई मामलात पे जजेस की जानिब से लिखे गए। लेकिन एक चीज़ इसका पब्लिक हो जाना मायूब नहीं है? एक तो वैसे इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, दूसरा जब पॉलिटिक्स अपने ट्रांसपेरेंसी, आई थिंक मिनट्स ऑफ द मीटिंग हो या ये खत हो, ट्रांसपेरेंसी अगर है तो इसमें एतराज क्यों होना चाहिए फिर किसी को? अच्छा जी, फ़खर कंक्लूडिंग आर्गुमेंट, बिकॉज हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, शॉर्ट एज पॉसिबल। मेरा ख्याल है कि ये वही बात है कि जस्टिस मंसूर अली शाह उसका हिस्सा है जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी एक्ट की, लेकिन वो उसमें ये कह रहे हैं कि आप जुडिशल कमीशन को ना बुलाएं और आईनी तरमीम चैलेंज कर दें। तो ये उस हवाले से आप कमेटी की मीटिंग या जो वो है वो बुला सकते हैं, लेकिन इस तरह आप कह देना कि ये इसको फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए और तब तक जो है वो जो जुडिशल कमीशन है वो काम ना करे, तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नज़र आई है। ठीक है जी।